तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, इतना ज़्यादा स्कोरिंग आप लोगों की वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होता है आप लोगों को? केमिस्ट्री में। जब तक मैं हूँ तब तक आप लोगों को कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं। 90% टारगेट अगर मैंने रखा है भाई, तो देखिए उस लेवल की मैं तैयारी करा रहा हूँ, आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में दिक्कत होता है। तो केमिस्ट्री में हम आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 से लेकर 5 चैप्टर तक केमिस्ट्री है। उसके पांचों चैप्टर के आपके अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले, जितने भी बन सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं, अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जाके वीडियो देख सकते हैं। पहले 1 से लेकर 5 तक जितना भी लघुत्तरीय था हमने डिस्कस कर रखा है। ये आपका बचा था अति लघुत्तरीय। इसी तरह दीर्घोत्तरीय भी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए। तो केमिस्ट्री में आप लोगों को पूरा का पूरा एकदम आप लोगों का क्लियर हो गया कि जितने भी 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर कहीं पे भी कहीं से भी अगर अति लघुत्तरीय का प्रश्न आ जाता है तो उसको आप छोड़ने वाले नहीं, ये गारंटी मेरी है। 100% जो बताऊंगा इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अच्छे से तैयारी करते रहिए। इस वीडियो पर हमने टारगेट रखा है 1000 लाइक का। आप प्लीज़ एक लाइक देकर ही आगे बढ़िए। ठीक है, एक लाइक देकर वीडियो को आप अपने फ्रेंड यहाँ शेयर करके या वीडियोज़ को देखें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों और देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न जो कि आपको तैयार करके जाना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि तेल वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं? तो देखिए, तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थ बनाने के कुछ घंटे उपरांत वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाने के कारण दूषित हो जाते हैं, अर्थात उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है और यह प्रक्रम विकृतगंधिता कहलाता है। परंतु यदि इन खाद्य पदार्थों को बनाने के उपरांत तुरंत ही नाइट्रोजन गैस युक्त पैकेटों में पैक कर दिया जाए तो विकृतगंधिता की प्रक्रिया नहीं होती, वह खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? संचरित रहते हैं। इसके कहने का मतलब ये चीज़ होता है कि जो भी तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो भी बनता है, तेल वगैरह से जो भी पदार्थ बनता है, अगर उसको वायु में छोड़ देंगे तो वायु के साथ उपस्थिति में वह अभिक्रिया करके उसके जो स्वाद है उसके रंग में चेंजिंग हो जाता है। इसलिए अगर उसको तेल और वसायुक्त चीज़ कोई बना रहे हैं, तुरंत उसको पैकेटों में नाइट्रोजन गैस अगर भर देंगे तो वह उससे नाइट्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है और उसको सुरक्षित रख देगा। इसलिए करेंगे तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर से तैयार करके जाना आप लोगों को। क्वेश्चन दूसरा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जुगनू रात में ही क्यों चमकते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जुगनू रात में ही क्यों चमकते हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे कि जुगनू में एक विशेष प्रकार की फास्फोरस युक्त प्रोटीन होती है। जो जुगनू होता है रात में देखेंगे तो बढ़ता रहता है, जो छोटे छोटे जीव होते हैं बढ़ते रहते हैं। तो एक तरह की जुगनू में एक विशेष प्रकार की फास्फोरस युक्त प्रोटीन होती है। तो एक विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में वायवीय उपचयन अभिक्रिया करती है और इस अभिक्रिया में दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसके कारण जुगनू रात्रि के समय चमकता है। कह रहा है कि जुगनू में एक विशेष प्रकार फास्फोरस युक्त प्रोटीन होता है और वह रात को क्या करता है? उपचयन अभिक्रिया कराता है। तो उपचयन अभिक्रिया कराने के दौरान उसमें से एक प्रकाश निकलती है, वही प्रकाश क्या होता है? चमकता रहता है। तो हमें लगता है कि जुगनू रात में चमकते हैं। ठीक है, फोकसित होता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितना बता रहा हूँ ना, बाहर थोड़ी जाएगा, यहाँ तो बस आप प्रैक्टिस करके जाइए। क्वेश्चन दूसरा क्लियर हो गया ना? चलिए क्वेश्चन तीसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। चलिए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण के विलयन में विस्थापित कर देता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, हमने बताया आप लोग को, हमसे पूछा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हमने बताया कि विस्थापन अभिक्रिया में जो एक तत्व होता है ना, वो दूसरे तत्वों को उसके लवण के विलयन से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। मतलब अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाला तत्व को क्या कर देगा? विस्थापित कर देता है। और जबकि द्विविस्थापन भी देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसमें दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। तो विस्थापन भी हमने इसमें बता दिया, द्विविस्थापन भी बता दिया। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें आप लोगों को उदाहरण भी बताने वाला हूँ। उदाहरण में जैसे देख सकते हैं, ये विस्थापन हुआ है। जैसे जिंक है या कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराऊंगा तो देखिए जिंक अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, कॉपर को देखिए अलग कर देगा। देखिए कर दिया ना। आइए द्विविस्थापन है। द्विविस्थापन में एक इसके आयन इसके आयन, जैसे BaCl2 है, Na2SO4 है। तो यहाँ के आपका Na और वहाँ से Cl, क्लोरीन और सोडियम मिलकर उसके साथ संयोजित कर दिया और जो बच जाता है वो आपस में संयोजित कर देता है, उसे बोलते हैं द्विविस्थापन। इसमें से एक आपस में मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं अभिक्रिया करके, उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर चौथा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या प्रश्न नंबर चौथा? कह रहा है कि किसी पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ठीक है,
तो पदार्थ यक्स का नाम तथा इसका सूत्र बताना है और उपयुक्त तो फर्स्ट में लिखे गए पदार्थ यक्स के जल के साथ अभिक्रिया भी करना है। तो देखिए सिंपल बात है कि कोई पदार्थ अगर यक्स है, मान लीजिए वही यक्स का नाम बताना है। कोई पदार्थ यक्स है जो विलेन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, सबको मालूम है कि चूना अथवा कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड चूना को ही तो हम सफेदी करने के लिए यूज करते हैं, तो आपको तुरंत मालूम चल गया। फिर हमसे कहा है कि जो आप पदार्थ बताएं कैल्शियम ऑक्साइड, उसका जल के साथ अभिक्रिया कराइए। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बुझा हुआ चूना का निर्माण कर देगा, जिसे बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड आपका बिना बुझा हुआ चूना होता है, जैसे ही उसको जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे ना तो बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, जल के साथ अभिक्रिया कराने पर बुझा हुआ चूना हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, ठीक है। उसमें से ऊष्मा निकलती है, जिससे घर से मार्केट से चूना खरीद के लेके आते हैं, पानी में नहीं डालते तो खोलने लगता है, तो खोलने में तो ऊष्मा निकलने लगता है और वो बुझा हुआ चूना 2 घंटे 10 घंटे 5 घंटे बाद बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चेंज हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जितना बता रहा हूँ ना, यहाँ से एक प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, जितना बता रहा हूँ सभी प्रश्न आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है किसी कीमत पे। क्या है कि लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके, जो लोहा होता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके जलयोजित आयरन ऑक्साइड निर्मित करता है, तो जिसे सामान्यतः जंग कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सामान्यतः जंग कहते हैं। तथा धीरे धीरे होने वाली इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जिस जंग एक भूरे रंग का भुरभुरा पदार्थ है, जंग का जो एक भूरे रंग का भुरभुरा पदार्थ होता है, जो धीरे धीरे धातु को क्या करता है, नष्ट करता रहता है। लोहे की सतह पर पेंट लगाने से धातु की सतह का वायु से संपर्क नहीं होता, अतः संक्षारण की प्रक्रिया रुक जाती है। अतः लोहे को संक्षारण से बचाने हेतु लोहे की वस्तुओं को हम पेंट किया जाता है। तो समझ में आ गया ना। हमसे प्रश्न क्या पूछा था, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, तो लोहे की वस्तु को हम उसके संक्षारण बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि वायु की उपस्थिति में आकर लोहा और रासायनिक अभिक्रिया करके उसमें आपके उस धातु का क्षरण होने लगता है, ठीक है। उसी क्षरण को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ताकि वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया नहीं कर पाए, उसका क्षरण बच सके, ठीक है। और जंग एक भूरे रंग का भुरभुरा पदार्थ, आप लोग भी जानते हैं, कोई लोहा होगा देखिए उससे जंग लग जाएगा तो भूरा रंग का हो जाता है, ठीक है। चलिए तो क्लियर हो गया ना। तो लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, यहाँ से लेकर पूरा आपको नोट कर देना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि अमोनिया की पहला म्यूकस क्लोराइड तथा दूसरा क्लोरीन के अधिक के साथ अभिक्रिया रासायनिक समीकरण लिखना है। तो चलिए सिंपल है, अमोनिया की म्यूकस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लिख लीजिए, देखिए ये अभिक्रिया हो रही है। और अमोनिया की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके, देखिए अमोनिया है यहाँ पे, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके NaCl3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, ठीक है। तो दोनों लिख लीजिए, ये अमोनिया का म्यूकस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया है, यह अमोनिया का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया है। यही पूछा तो था, आराम से नोट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आ चुका है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, इन प्रश्नों को आपको तैयार करके ही जाना है। चलिए 7वां प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि संकलन अभिक्रिया तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए संकलन अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखेंगे संयोजन या संकलन अभिक्रिया, रट जाइए, दोनों नाम अलग अलग तरीके से आ सकता है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। तो देखिए लिखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया में एक से अधिक जो अभिकर्मक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद निर्मित करते हैं। कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकर्मक मिलकर केवल एक ही उत्पाद बनाएंगे, उसे बोलते हैं संयोजन या संकलन अभिक्रिया। उदाहरण में जैसे देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बूझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। देखिए अब कैल्शियम ऑक्साइड है और जल, ये सिर्फ दो अभिकर्मक मिलकर देखिए सिर्फ एक ही उत्पाद बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। तो हम ऐसे अभिक्रिया को कहेंगे संयोजन या संकलन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाए, उसे हम कहते हैं संयोजन या संकलन अभिक्रिया। क्लियर। चलिए और एग्जाम्पल भी दिया हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि एक भूरे रंग के चमकदार तत्व यक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व यक्स एवं उस काले रंग का यौगिक नाम बताइए। कर कोई ऐसा तत्व बताए जो कि यक्स है यहाँ पे, वो भूरे रंग का है और वायु की उपस्थिति में उसको गर्म करते हैं ना तो काले रंग का हो जाता है। तो वही करा कि वो कौन सा तत्व है भाई, हमें बताइए। तो चलिए उसका उत्तर बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखिए सिंपल है, वो तत्व यक्स जो है वो तांबा या कापर है, क्योंकि जो तांबा और कापर होता है वो काले रंग का यौगिक होता है। तो देखिए जैसे कापर है,
तो कॉपर पहले भूरा रंग का हुआ, वायु की उपस्थिति में आकर वो जैसे ही कॉपर ऑक्साइड बनाता है ना तो काला रंग का हो जाता है। तो सिंपल चेंज हो गया ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है और एग्जाम में तो पूछिए मत कितने बार सब क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बहुत मजा आ जाएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में आप बैठेंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित अभिक्रियाओं की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। बेरियम क्लोराइड के साथ एल्युमिनियम सल्फेट, मतलब बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट मिलकर बेरियम सल्फेट तथा एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम तथा जल मिलकर और सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाता है। हमको सिर्फ इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नोट कर लीजिए। पहला क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए और बेरियम क्लोराइड, देखिए बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके देखिए बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट बना रहा है। ठीक है, तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण जल्दी जल्दी नोट कीजिए। फिर सोडियम जल के साथ, देखिए सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल बना रहा है। तो हमें सिर्फ इसमें पूछा था कि संतुलित रासायनिक समीकरण, देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिख दिया। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी जानते हैं, उसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। नोट कीजिए, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 10वां क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। जैसे में जिंक और सल्फर नाइट्रेट मिलकर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बना रहे हैं, और दूसरा है कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन बना रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देख लीजिए, जिंक है और सल्फर नाइट्रेट, तो जिंक है सल्फर नाइट्रेट है मिलकर आपका जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बना रहा है। देखिए पूरा का पूरा संतुलित रासायनिक समीकरण है। दूसरा है मैग्नीशियम, तो देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और देखिए हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। ये भी आपका संतुलित रासायनिक समीकरण में हमने लिख दिया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वायु में जलाने से पहले हम मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता क्या होता है, अधिक होने के कारण यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन की परत एक अक्रिय परत बना लेता है, और तब मैग्नीशियम धातु को जलाने से पहले हम रेत पत्थर मतलब सेंड जो पेपर बालू पेपर होता है उसे रगड़कर हटाना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो देखिए सही बात है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम में अभी अधिक अभिक्रियाशील होता है। वो तुरंत वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की परत जम जाता है उस पर, और जो कि वायु में जो कि जलाने में असहायक होता है। तो इसलिए उसको बालू पेपर से रगड़ देंगे ना तो वो साफ हो जाएगा, तो इसे जलाएंगे तो जल जाएगा। तो क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है कि अब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। कह रहा है कि लोहे की कील को जब भी हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो उसका विलयन का रंग ही बदल जाता है, ऐसा क्यों। तो लिखेंगे कि लोहा जो है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो लोहा कॉपर को विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तथा आयरन द्वितीय सल्फेट विलयन बनता है जिसका रंग हरा होता है। इसलिए हम विलयन का रंग नीले से बदलकर क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। जैसे हम लोहे को हम कॉपर में डालते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में तो हरा हो जाता है। ठीक है, मैं अभिक्रिया भी लिखा हूँ, लिख लीजिए। देखिए कॉपर सल्फेट लोहे के साथ अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट और कॉपर बना रहा है। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं मेरे प्यारे, तो जल्दी से नोट कीजिए। तो आई होप यह प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ना। ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बनेंगे आपके, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे बाहर जाने वाला नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। क्या है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है, उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है और उदासीन विलयन में जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का क्या मान, मतलब इसका मान कितना होता है ये पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले डालेंगे कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण, लिखेंगे कि किसी जलीय विलयन के 1 लीटर आयन में उपस्थित हाइड्रोजन के ग्राम आयनों मोलों की संख्या को उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं, और इसे इस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदासीन विलयन में हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है वो 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाइड्रोजन आयन सांद्रण किसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा एमपी है, और इसको जल्दी से नोट कीजिए और याद करके आप पहुँचिएगा एग्जाम में, मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि धोने के सोडे के 2 उपयोग बताइए। धोने के सोडे के 2 उपयोग, तो
पहला कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में करते हैं और दूसरा जल के अस्थायी कठोरता को हटाने में करते हैं। सिंपल। चलिए तीसरा प्रश्न है, अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। कह रहा कि अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, बताना हम लोगों को। तो बताएंगे अम्ल, देखिए वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर हाइड्रोजन आयन H+ तथा हाइड्रोनियम आयन H3O+ देते हैं, उसे हम बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। ठीक है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो देखिए HCl में अगर इसको विखंडित कर दिया जाए तो H हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेगा, क्लोरीन हमेशा माइनस चार्ज लेता है। अब देखिए क्षार क्या होता है, तो क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH ऋणात्मक देते हैं। जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ठीक है, NH4 हुआ, ठीक है, ये सब आप लोगों के क्या है, क्षार हैं। यहाँ प्रबल अम्ल HCl H2SO4 ये सब अम्ल है, और क्षार में देखिए NH4OH ये सब क्या है, दुर्बल क्षारें हैं। ये प्रबल अम्ल, ये दुर्बल क्षारें हैं। तो आई होप आपको अम्ल और क्षार भी पूछता है एग्जाम में, और अम्ल क्षार एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया। तो देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है, जो कि कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि सफ़ेद चूर्ण रूप का होता है, जैसे ही जल के साथ इसको हम अभिक्रिया कराते हैं तो जिप्सम जो कि कठोर पदार्थ बना देता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा का जल होता है। आश्रित जल मतलब जानते हैं, जैसे कोई गर्म पानी अपन कर रहे हैं तो गर्म पानी का जो भाप होता है, भाप को अगर इकट्ठा कर दिया जाए किसी बीकर में तो वही आश्रित जल होता है। तो वही कह रहा है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, मतलब उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, जबकि वर्षा का जो जल होता है उसमें विद्युत प्रवाहित होती है। ऐसा क्यों? तो लिखेंगे कि वर्षा के जल में घुलित लवणों के कारण आयन उपस्थित होते हैं। देखिए वर्षा के जल में जो घुलित लवण होते हैं उनके कारण उसमें आयन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। असकुमल आयनों का आदान प्रदान होगा तभी विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो आयन उपस्थित होते हैं जो उसे विद्युत का क्या बनाते हैं, सुचालक बनाते हैं, क्योंकि उसके विद्युत का सुचालक बनाते हैं कि उसमें विद्युत जाएगी। और जबकि आश्रित जल में कोई आयन उपस्थित नहीं होते हैं, अतः यह विद्युत का क्या होता है, चालन नहीं करता है। तब चालक नहीं होता है भाई, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है कि बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियां रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियां लिखना है और भी रासायनिक समीकरण सहित लिखना है। तो लिखेंगे पहला सोडियम बाइकार्बोनेट, पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण, मतलब उसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर होती है। देखिए जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की उपस्थिति में जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा होता है कि सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर हम अमोनिया जल व कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाने पर बेकिंग सोडा जो कि खाने सोडा का निर्माण हो जाता है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जैसे में सोडियम क्लोराइड है और ये अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया कराने पे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो गया, इस साइड अमोनिया क्लोराइड निकल गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया कि बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधि समीकरण सहित रासायनिक समीकरण तक बोला हमने, अच्छे तरीके से लिख के बता दिया आप लोगों को। आई होप आपको यह प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीएच की गणितीय परिभाषा क्या है। वेरी वेरी मोस्ट पूछता है कि पीएच की गणितीय परिभाषा क्या है। तो उत्तर लिखेंगे कि घोल की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। कह रहा है कि घोल की जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसी की ऋणात्मक लघुगणक को ही हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं, जिसे निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे पीएच -log10 ये तो सांद्रता का प्रतीक होता है। ठीक है, इसको मैं इस तरह भी लिख देता हूँ कि हाइड्रोजन आयन बराबर 10 पे -pH। ठीक है, ये सर 10 pH लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला होता है, इतना लिख देंगे तभी भी नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब वह अभिक्रिया जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है और वही क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, उसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो क्या लिखा है कि किसी अम्ल की किसी क्षारक से अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल के निर्माण की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे ही आपका क्षारक है, ये अम्ल है, ये दोनों आपस में मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए अम्ल और क्षार, जब भी अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं उसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। सिंपल भाषा में समझ जाइए कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं उसे हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे हम बढ़ते हैं, आगे है कि
धावन सोडा बनाने का रासायनिक तथा इसका एक उपयोग लिखिए। धावन सोडा बनाने का रासायनिक तथा इसका एक उपयोग भी लिखना। लिखेंगे धावन सोडा बनाने की रासायनिक जो अभिक्रिया है वो आपका यह है, नोट कर लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया यह है, धावन सोडा बनाने का रासायनिक अभिक्रिया, और इसका उपयोग है जल की कठोरता दूर करने में हम लोग करते हैं, जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि खाने का सोडा बनाने की विधि लिखिए, इसे धावन सोडा में कैसे परिवर्तित करेंगे, संबंधित समीकरण भी लिखिए। देखिए खाने के सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ना, उसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे NaHCO3 कहते हैं। और इसके बनाने का विधि यह होता है कि प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि खाने वाला सोडा होता है। ठीक है, NaHCO3। क्लियर हो गया। अगर देखिए तब खाने वाला सोडा बन गया यहाँ पे, और खाने वाला सोडे को अगर 100 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान पे जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, तो ये सोडियम कार्बोनेट धावन धोने वाला सोडा बन जाता है। ठीक है, तो यह अलग अलग प्रक्रिया होती है इसकी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो कि आज करके जाना आप लोगों को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बॉक्साइट तथा मेलेकाइट का सूत्र लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बॉक्साइट तथा मेलेकाइट का सूत्र लिखिए। लिखेंगे बॉक्साइट का Al2O3 2H2 है, ये आपका किसका है? बॉक्साइट का सूत्र है। और मेलेकाइट का सूत्र है CuCO3 CuOS ट्वाइस होता है, ये आपका मेलेकाइट का सूत्र है। तो बॉक्साइट का मेलेकाइट का सूत्र है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोनों याद करके जाइएगा, एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता, कारण सहित लिखिए। तो देखिए जो गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, क्रोमियम होता है, ऐसी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता है, क्योंकि इन धातुओं की जो क्रियाशीलता होता है ना अत्यधिक बहुत ही कम होता है, इसलिए इस पर जंग नहीं लगता है। क्लियर हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो लिखेंगे आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि विपरीत आवेश मुक्त आयनों के मध्य उपस्थित प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब आयनिक यौगिक मतलब जैसे आपका NaCl है, तो Na पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज, जैसे ही आपस में संयोग करेगा तो NaCl का निर्माण करेगा, और एक प्लस है माइनस, तो जब आपस में संयोग करता है तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसलिए इस यौगिकों को अगर गलाएंगे तो उच्च तापमान की आवश्यकता होगी भाई। तो यही कह रहा है कि आयनिक यौगिकों को गलनांक उच्च क्यों होता है, हमने बता दिया इस कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम और सूत्र लिखना है। तो लिखेंगे कि पहला सल्फाइड अयस्क जो कि कॉपर ग्लांस कहलाता है, और कॉपर पैराइट एक है। ठीक है, कॉपर ग्लांस Cu2 और कॉपर पैराइट CuFeS2। दूसरा होता है ऑक्साइड अयस्क जो कि क्यूपराइट है Cu2। तो देखिए हमने दोनों बता दिया आप लोगों को, आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? सबको मालूम है कि वे धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित हैं, जैसे सोना चांदी आदि, आसानी से संक्षारित नहीं होते हैं क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। चलिए प्रश्न नंबर 6, लोहे पर निम्न में से किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है? देखिए मैग्नीशियम, कॉपर और आपका सिल्वर है, इसमें से किस में लोहे पर किस पे परत चढ़ाई जा सकती है? लोहे पर इनमें से किसकी परत चढ़ाई जा सकती है, ये पूछ रहा है। तो देखिए लोहे पर कॉपर और सिल्वर की परत चढ़ाई जा सकती है क्योंकि लोहा जो है ना वो रासायनिक सक्रियता श्रेणी में इनसे ऊपर है तो अधिक विक्रियाशील है, अतः यह इनके विलयन से इन्हें विस्थापित कर देता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका कॉपर और चांदी के ही परत चढ़ाई जा सकती है लोहा पे, क्योंकि उससे यह कम क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील वाला तत्व ही अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व पर चढ़ सकता है। मैग्नीशियम तो नहीं होगा क्योंकि मैग्नीशियम लोहे से खुद ही ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील है, वो क्या चढ़ेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? कॉपर ग्लांस अयस्क से किस प्रकार तांबा विगलित किया जाता है? कह रहा है कि कॉपर ग्लांस अयस्क से किस प्रकार तांबा विगलित किया जाता है? तो लिखेंगे कॉपर ग्लांस शेडिंग, जब इस वायु में गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है तथा ऑक्सीकृत उत्पाद शेष कॉपर ग्लांस से क्रिया करके कॉपर धातु देता है। ठीक है, ये आप रासायनिक अभिक्रिया लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिएगा तुरंत, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था, आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, कॉपर ग्लांस, इसके बाद ये भी रासायनिक अभिक्रिया उसके जस्ट नीचे है, दोनों आप लिख लीजिएगा।
ठीक है। इसके बाद है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण दीजिए। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय के साथ क्षारीय लवण भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब कि वो तत्व होगा जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाएगा और जो क्षार के भी साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाएगा उसे हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए तो यहाँ तक प्रश्न जल्दी से नोट कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है कि योग अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह तो कहता है कि एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया लिखिए। तो लिखेंगे कि योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, जैसे में एथिलीन है तो एथिलीन से देखिए आपका सिंगल बॉन्ड ज्वाइंट होकर क्या बना, एथेन बन गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया। इस तरह लिखेंगे, या तो योग अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी बोला तो इस तरह लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे ये प्रश्न नंबर दूसरा कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था और इसका नाम और सूत्र दीजिए। तो उसमें यूरिया, फर्स्ट टाइम यूरिया सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, उसका सूत्र है NH2CONH2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए। तो देखिए एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ये एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। अगला प्रश्न है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण हमको लिखना है कि क्या होता है कि एथिल अल्कोहल को क्लोरीन NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा, और एसिटिक अम्ल क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या होगा, और एथिल अल्कोहल को अगर सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा। इसका सिर्फ हमें समीकरण लिखना है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे कि पहला है एथिल अल्कोहल को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो देखिए एथिल अल्कोहल के साथ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हम करा रहे हैं तो देखिए क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। जल्दी से आप नोट कीजिए क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लियर है। दूसरा कह रहा है कि एसिटिक अम्ल क्लोरीन से क्रिया करता है। देखिए एसिटिक अम्ल क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो देखिए लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल में क्लोरीन प्रवाहित करने पर मेथिल मूलक के हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके क्लोरीन परमाणु से क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, देखिए लाल फास्फोरस यहाँ पे तीनों लिख लीजिए, तीनों नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कह रहा है कि एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ, तो एथिल अल्कोहल को देखिए सोडियम धातु के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम एथॉक्साइड बनता है। इसको समीकरण लिख लीजिए, रासायनिक समीकरण बोला था तो बहुत अच्छे तरीके से हमने लिखा है, बस नोट कर लीजिए, बहुत प्यारा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यौगिक CH3CH2 और OH का IUPAC नाम क्या है। या तो पूछेगा कि एथिल अल्कोहल का ये एथिल अल्कोहल का सूत्र है, तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, तो एथिल अल्कोहल का होता है एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल होता है, याद कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला एसिटिक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। एसिटिक अम्ल के दो उपयोग तो लिखेंगे, पहला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं और कृत्रिम सिरका बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल का कृत्रिम सिरका बनाने में। अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, एथिल अल्कोहल के दो प्रमुख उपयोग दिखे। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल पूछा है, अभी एसिटिक अम्ल का हमने देखे, अब एथिल अल्कोहल पूछ दिया। तो देखिए पहला शराब तथा अन्य अल्कोहलीय पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है और दूसरा कि यह एक अच्छा विलायक है। ठीक है, ये दो उपयोग आपको लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि आप लिटमस पत्र, जैसे लाल एवं नीला लिटमस पत्र होता है, उसको साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण कैसे होगा। कह रहा है कि यदि लिटमस पेपर लाल जो नीला होता है उससे अगर साबुन की जांच करें तो परीक्षण क्या होगा। तो लिखेंगे कि यदि हम लिटमस पत्र से साबुन की जांच करें तो पता चलता है कि यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। क्योंकि साबुन क्षारीय है तो 100% भाई लाल लिटमस को अब नीला ही तो करेगा। चलिए प्रश्न नंबर 9, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि कार्बन की चतुसंयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे कि कार्बन की संयोजकता 4 है, अर्थात यह चतुसंयोजक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है, अर्थात इसके जो वायतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा अष्टक पूर्ण करने के लिए कार्बन परमाणु को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 8 होना चाहिए, इसलिए जिन्हें यह साझे के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो कार्बन की चतुसंयोजकता समझ में आ गया आप लोगों को ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थी, बस याद करके आप बोर्ड एग्जाम में पहुंचिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि साबुन क्या है, किसी एक साबुन का रासायनिक सूत्र व नाम लिखना है। तो लिखेंगे कि साबुन जो है उच्च वसीय अम्लों के क्षारीय सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, और एक साबुन सोडियम जो है वो स्टेरेस्ट है, C17H35COO यानी इसका सूत्र है। तो हमसे पूछा था कि साबुन क्या है और एक साबुन का नाम भी पूछा था, हमने बता दिया। चलिए आगे प्रश्न बढ़ेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है
कि प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं। कहते हैं प्रयोग के द्वारा हमें आप बताइए कि एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर आप बता पाएंगे। तो लिखेंगे कि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में निम्न प्रकार से अंतर किया जा सकता है। कैसे कैसे? तो पहला, एल्कोहल और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराने पर कोई गैस नहीं निकलती, और दूसरा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर सनसनाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। तो क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि साबुन अथवा अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया किन समूहों पर आधारित है, स्पष्ट करें। तो लिखेंगे कि साबुन में जो उपस्थित आयनिक समूह होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, वो COO- Na+ चार्ज होता है, तथा अपमार्जकों में उपस्थित आयनिक समूह जो होता है सल्फोनेट समूह, या आपका SO3 पे माइनस चार्ज सोडियम प्लस चार्ज, या सल्फेट समूह SO4 पर माइनस चार्ज सोडियम प्लस चार्ज होता है। ये साबुन अथवा अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया किन समूहों पर आधारित हमसे पूछा, तो अलग अलग समूह में हमने डिवाइड करके इसको बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि साबुन के निर्माण में युक्त प्रमुख दो पदार्थों के नाम लिखिए। कह रहा है कि साबुन के निर्माण जब होता है तो कोई दो प्रमुख पदार्थों के नाम पूछ रहा है। तो लिखेंगे साबुन के निर्माण में प्रयुक्त दो प्रमुख पदार्थ तेल या वसा कास्टिक सोडा है। ठीक है, चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहला कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति में क्या संबंध है। कह रहा है कि तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से क्या संबंध है। तो लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति से संबंधित होता है, जो कि वायतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की समूह संख्या को सूचित करती है, तथा वायतम कोश संख्या उस तत्व की आवर्त को क्या करता है? सूचित करता है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधुनिक आवर्त नियम लिखना है। तो सिंपल लिखेंगे कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के जो भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती क्या होते हैं? फलन होते हैं। यही आपका आधुनिक आवर्त नियम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर तत्व का आवर्त एवं वर्ग संख्या तथा संयोजकता बताइए। तो देखिए परमाणु का क्रमांक अगर 19 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2,8,8,1 यही होगा। चूंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4 आवर्त शामिल हैं तथा अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, अतः यह चतुर्थ आवर्त का प्रथम वर्ग का प्रथम तत्व है, प्रथम वर्ग का तत्व है, और इसकी संयोजकता क्या होगी? 1 होगी। पूरा डिटेल में हमने अच्छे तरीके से इसको लिख दिया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जरूर से आपको किसी कीमत पे इसको तैयार कर ही लेना है एग्जाम तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार रहेगा। तो देखिए मैग्नीशियम की तरह ही पूछा है, तो देखिए कैल्शियम एक बेरियम, क्योंकि ये दोनों तत्व मैग्नीशियम समूह के हैं, और इन दोनों तत्वों में मैग्नीशियम की तरह क्या होता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कौन कौन? तो कैल्शियम और बेरियम, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया यहाँ तक प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां क्या है कि किस वर्ग के ऑक्साइड प्रबल क्षारीय एवं किस वर्ग के प्रबल अम्लीय होते हैं। कह रहा है किस वर्ग के ऑक्साइड जो होते हैं वो प्रबल क्षारीय होते हैं, और किस वर्ग के जो आपके ऑक्साइड हैं प्रबल आपके अम्लीय होते हैं। तो लिखेंगे कि पहले फर्स्ट ए वर्ग के ऑक्साइड प्रबल क्षारीय तथा आपके पहले वर्ग देखिए प्रथम वर्ग के ए जो वर्ग हैं उसके ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होते हैं, और 7वें वर्ग के ए वर्ग के जो ऑक्साइड है प्रबल क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा इसको। चलिए प्रश्न नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्न के नाम बताना है, सिर्फ आपको नाम बताना है कि 3 तत्वों जिनके सबसे बारीक कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। 3 तत्वों जिनके एक सबसे बारीक कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उसका नाम लिखना है। तो वह आपका लिथियम सोडियम पोटेशियम, इसके बारीक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा 1 होती है, याद रखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है कि 2 तत्वों जिनके सबसे बारीक कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो है मैग्नीशियम
मैग्नीशियम और क्या है, कैल्शियम। क्योंकि मैग्नीशियम कैल्शियम के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, 2 उपस्थित होता है। मैग्नीशियम कैल्शियम याद रखिएगा। फिर तीसरा है कि 3 तत्वों जिनकी बाहरी कोष पूर्ण हो। 3 कोई ऐसा आपको तत्व बताना जिसका बाहरी कोष पूरा का पूरा हो, ठीक है। तो आपका हीलियम है, नियान, आर्गन, इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 8 होती है, मतलब पूरा उसका कोष जो है पूरा होता है, हीलियम, नियान और आर्गन, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने सब कुछ बता दिया, इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी इससे बाहर केमिस्ट्री के कुछ नहीं क्वेश्चन है, इतना अगर आप तैयार कर लिए तो समझ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।